दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा आर्थिक भूकंप आ चुका है। दशकों से जो देश पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनने का गुरूर पाले बैठा था, आज उसी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है। ट्रिलियन डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनियां अब अपना बोरिया बिस्तर समेट करके एक नई मंजिल की तरफ दौड़ लगा रही हैं। ये कोई आम व्यापारिक बदलाव नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन है। वेस्टर्न कंट्रीज के बोर्डरूम से लेकर के एशियन मार्केट्स तक के अंदर एक ही हलचल है कि कैसे रातों रात एक ऐसा माहौल बन गया है जहां दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग साम्राज्य में दरारें पड़ गई हैं और एक ऐसे देश के दरवाजे खुल गए हैं जिसकी क्षमता को अब तक कमतर आंका जाता था। दोस्तों, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट करके दोबारा जुड़ रही है और इस बार सेंटर के अंदर कोई और नहीं बल्कि अपना देश खड़ा है, भारत खड़ा है। तो आखिर दोस्तों, क्या है चाइना की चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जिसने भारत को दे डाला है सबसे बड़ा मौका? भारत को इससे सबसे बड़ा फायदा कैसे मिलने वाला है? तो दोस्तों, बीते कुछ सालों के अंदर दुनिया ने जो झटके सहे हैं उन्होंने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ा दी है। कंपनियों को समझ में आ गया है कि अपना पूरा कारोबार एक ही देश के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी आर्थिक आत्महत्या हो जाएगा। अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहे ट्रेड वॉर ने इस आग के अंदर घी डालने का काम किया है। जब दोस्तों महाशक्तियों के बीच में जियोपॉलिटिकल तनाव चरम पर पहुंच गया है तो विदेशी कंपनियों पर भारी टैक्स और बैन का ऐसा डंका चला दिया गया है जिनका मुनाफा रातों रात स्वाह होने लग गया। इसके अलावा दोस्तों, जो देश कभी अपनी सस्ती लेबर यानी कि बेहद कम मजदूरी के लिए जाना जाता था, आज वहां कामगारों की मांगे आसमान छूने लग गई हैं। वहां फैक्ट्री चलाने का खर्च इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ग्लोबल ब्रांड्स का दम घुटने लगा है। इस भारी घुटन और अनिश्चितता के बीच में दुनिया के तमाम बड़े निवेशकों को एक ही रास्ता नजर आया और वो था अपना उत्पादन वहां से बाहर निकालना। इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर दोस्तों, इसी पूरी भगदड़ और इस नए सुरक्षित ठिकाने की तलाश को ही इकोनॉमी की लैंग्वेज में चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ भागना ही उपाय था? तो दोस्तों, कंपनियों को एक ऐसा ठिकाना चाहिए होता है जो सिर्फ सस्ता ही नहीं हो बल्कि सुरक्षित भी हो, और यहीं से शुरू होता है एक नया ग्लोबल खेल। दोस्तों, इस पूरी ग्लोबल शिफ्टिंग के अंदर यस सिक्योरिटीज की एक हालिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खास तौर से खींचा है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब दुनिया की दिग्गज कंपनियां नया मैन्युफैक्चरिंग हब तलाश रही थी, तब भारत सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा भरोसेमंद विकल्प बनकर के सामने उभरा है। ये कोई हवाई बात नहीं है। आज हमारे पास में दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स है। करोड़ों युवा हाथों के अंदर हुनर लिए काम करने को तैयार हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे पास में एक ऐसा विशाल घरेलू बाजार है जहां दोस्तों सामान बनाकर के बेचने के लिए कंपनियों को किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ता। जो कंपनियां अपने बेस शिफ्ट कर रही हैं उन्हें सिर्फ जमीन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक पूरा इकोसिस्टम, और भारत बिल्कुल वही दे रहा है। विदेशी निवेशकों ने जब भारत के नक्शे को गौर से देखा है तो उन्हें सिर्फ कारखाने लगाने की जगह नहीं दिखी बल्कि एक ऐसा भविष्य दिखा है जहां नीतियां उनके साथ में खड़ी हैं। तो दोस्तों, आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर दांव लगाना किसी भी डिक्टेटरशिप वाले देश से 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित जो है। और सुरक्षा और भरोसे की इस नई लहर के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह था दोस्तों कि आखिर शुरुआत कौन करेगा? बिल्ली के गले के अंदर घंटी कौन बांधेगा? अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो इस ऐतिहासिक शिफ्ट का सबसे बड़ा असर कहां दिख रहा है? तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। दोस्तों, एक वक्त था जब हम अपनी जरूरत का लगभग हर स्मार्टफोन और उसका चार्जर तक विदेशों से मंगवाया करते थे। आज तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। दुनिया की सबसे प्रीमियम टेक कंपनी एप्पल ने जब अपना आईफोन उत्पादन यहां शिफ्ट करना शुरू किया तो उसने पूरी दुनिया के सप्लायर्स को एक कड़ा संदेश दिया। एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। जब वो किसी देश के अंदर कदम रखती है तो अपने साथ में पूरी की पूरी सप्लाई चेन खींच करके लेके आती है। आज एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश के अंदर धड़ल्ले से फ़ोन असेंबल कर रहे हैं और हम दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते स्मार्टफोन एक्सपोर्टर्स के से अंदर एक बन चुके हैं। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है
क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी आती है तो उसे देख करके बैटरी बनाने वाले, स्क्रीन बनाने वाले और कैमरा लेंस बनाने वाले भी अपना बेस यहीं शिफ्ट करने लगते हैं। एप्पल की इस कामयाबी ने दुनिया की दूसरी बड़ी टेक कंपनियों की रातों की नींद उड़ा दी है और उन्हें भी भारत की तरफ दौड़ लगाने पर मजबूर कर दिया है। अब दोस्तों जरा सोचिए, स्मार्टफोन के दिल के अंदर क्या होता है? एक छोटी सी चिप जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। दोस्तों आज के दौर का ये नया सोना है। दुनिया भर की गाड़ियां, मोबाइल, कंप्यूटर और यहां तक कि मिसाइलों के अंदर भी इसी चिप के दम पर सारा सब कुछ होता है। ताइवान के ऊपर मंडराते जियोपॉलिटिकल खतरे ने दुनिया को खौफ में डाल दिया है कि अगर ताइवान से सप्लाई रुक गई तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी, और इसी खौफ ने भारत के लिए एक और दरवाजा खोल दिया। हमारे देश ने बिना वक्त गंवाए हजारों करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर दिया। आज माइक्रोन जैसी ग्लोबल कंपनियां गुजरात के साणंद और धोलेरा में अपने प्लांट्स लगा रही हैं। टाटा ग्रुप ने स्वदेशी चिप बनाने के लिए कमर कस ली है। जो देश कल तक चिप के लिए दुनिया के सामने हाथ फैला रहे थे, आज वो खुद दुनिया की चिप कैपिटल बनने की राह पर निकल गए हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक प्लांट नहीं, ये एक ऐसा दांव है जो दुनिया के टेक मार्केट की पूरी धुरी को भारत की तरफ मोड़ रहा है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स की बात तो हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जो सेक्टर सबसे ज्यादा दहाड़ मार रहा है वो है फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के बाजार का। पूरी दुनिया जानती है कि दवाइयों के मामले में हमारी धाक हमेशा से रही है, लेकिन अब ये दायरा और भी बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों विदेशी कंपनियां अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि दवाइयों का कच्चा माल बनाने के लिए सीधे तौर पर हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर भारी पैसा लगा रही हैं। इसी तरह दुनिया की बड़ी कार कंपनियों को समझ में आ गया है कि उनके वाहनों के गियर बॉक्स और सेंसर्स और इंजन के पुर्जे बनाने के लिए अब पुरानी जगह सुरक्षित नहीं है। वो अपने सोर्सिंग नेटवर्क को डाइवर्सिफाई कर रही है। दोस्तों उनको एक ऐसा देश चाहिए जहां प्रोडक्शन की लागत कम हो लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। हमारी ऑटो एसिलरी कंपनियां इस वक्त ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रही हैं और यही वजह है कि विदेशी ऑर्डर्स की हमारे यहां बाढ़ आ चुकी है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया की सबसे लग्जरी कारों के कलपुर्जे भारत के छोटे शहरों में बनकर के तैयार होंगे? तो दोस्तों आज ये हकीकत बन चुका है। इस बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग ताकत के साथ में देश में एक ऐसा साइलेंट रेवोल्यूशन आ गया है जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। वो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी कि जीसीसी का भारत के अंदर आना। दोस्तों आज सिर्फ फैक्ट्रीज ही भारत नहीं आ रही हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के दिमाग भी भारत शिफ्ट हो रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम के अंदर विदेशी कंपनियों के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स खुल रहे हैं। अमेरिका की टॉप कंपनी का सारा रिसर्च आज हमारे युवा इंजीनियर्स कर रहे हैं। जब किसी प्रोडक्ट का डिजाइन और रिसर्च भारत के अंदर होगा तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी देर सवेर यहीं आएगी। विदेशी कंपनियों को समझ में आ गया है कि भारत अब सिर्फ सस्ता मजदूर देने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि ये वो देश है जो दुनिया को नई तकनीक देने वाला देश बन चुका है। दोस्तों रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के इस शानदार गठजोड़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक और मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी काम कर रही है। इस पूरे खेल में एक और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो देश ने खेला है, वो है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। दोस्तों कूटनीति की दुनिया में सिर्फ सामान बना लेना काफी नहीं होता है, उसे दुनिया के बाजारों के अंदर बिना किसी रुकावट के और बिना भारी टैक्स के बेचना सबसे बड़ी चुनौती होता है। दोस्तों हाल ही में हमने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और EFTA यानी कि यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में जो शानदार समझौते किए हैं, उन्होंने हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए दुनिया के सबसे अमीर बाजारों के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारी बातचीत बहुत एडवांस स्टेज के अंदर है। इन समझौतों का सीधा मतलब ये है दोस्तों कि जब हमारे यहाँ बना सामान इन देशों के बंदरगाहों तक पहुंचेगा तो उस पर बहुत कम या शून्य टैक्स लगेगा। इससे दोस्तों हमारा माल दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। पुराने व्यापारिक समझौतों और आज के वक्त में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले हम सिर्फ बाजार खोलने की बात करते थे, लेकिन आज हम अपने घर को मजबूत करके मैदान में उतरते हैं। हमारी सरकार ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी कि PLI स्कीम लॉन्च की है, वो ग्लोबल कंपनीज के लिए एक
चुंबक का काम कर रही है। दोस्तों ये स्कीम बहुत साफ शब्दों में कहती है कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए और जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा हम आपको सीधा आर्थिक इनाम देंगे। इस एक नीति ने पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स को कैलकुलेटर उठाने पर मजबूर कर दिया और जब उन्होंने हिसाब किताब लगाया तो उन्हें यहां इन्वेस्ट करना सबसे फायदे का सौदा लगा है। दोस्तों इस स्कीम ने न सिर्फ विदेशी कंपनियों को लुभाया है बल्कि हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियों को भी एक नई एनर्जी दी है कि वो ग्लोबल कंपनियों से टक्कर ले सके। पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा असर एक ऐसे सेक्टर के अंदर दिखा है जिसे हमने कभी पूरी तरह से चाइना के हवाले कर दिया था और वो है खिलौना उद्योग। दोस्तों एक दौर था जब भारतीय बाजारों के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलौने से वो पटे पड़े थे। हमारे अपने कारीगर और फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पर थी, लेकिन सरकार ने आयात होने वाले खिलौनों पर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी और अपने मैन्युफैक्चरर्स को पीएलआई का सपोर्ट दे दिया। नतीजा क्या हुआ? आज भारत का खिलौना निर्यात आसमान छू रहा है। हम ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं बल्कि यूरोप और अमेरिका के बच्चों के लिए भी भारत में बने सुरक्षित और शानदार क्वालिटी के खिलौने पहुंचा रहे हैं। दोस्तों यह उन देशों के लिए बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है जो सोचते थे कि भारत कभी भी छोटे सामान की मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें पछाड़ नहीं पाएगा। खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक्स से एक कदम आगे बढ़कर के अगर हम भविष्य की ऊर्जा की बात करें तो यहाँ भी एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है, ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बाजार। दोस्तों पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल को छोड़ करके सोलार पैनल और बैटरीज पर शिफ्ट हो रही है। एक देश ने दुनिया भर के लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन अब भारत ने भी सोलार सेल्स और बैटरीज गीगा फैक्ट्रीज बनाने के लिए हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम के खजाने ने इस आग के अंदर घी का काम किया है। विदेशी कंपनियां अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की तरफ देख रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार यही होने वाला है। जो देश अपने दम पर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वही भविष्य की इकोनॉमी पर राज करेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ पीएलआई स्कीम और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही काफी नहीं होते हैं। किसी भी देश को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है। आज हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं वो सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि आर्थिक विकास की धमनियां हैं। दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के जरिए मालगाड़ियां बिना किसी रुकावट के सीधे पोर्ट्स तक पहुंच रही हैं। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस लेवल से अपग्रेड किया जा रहा है वो इस बात का सबूत है कि हम अब किसी भी ग्लोबल चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। दोस्तों सामान को फैक्ट्री से निकाल करके पानी के जहाजों तक कम से कम समय और कम से कम खर्च के अंदर पहुंचाना भी असली गेम है और हम इसी गेम के नियम बदल रहे हैं। दोस्तों पहले जो ट्रक मुंबई से दिल्ली पहुंचने में हफ्तों लगा दिया करते थे, आज एक्सप्रेस वेज के जाल ने उसे पूरी तरह से कुछ घंटों के अंदर समेट करके रख दिया है। सड़क और पोर्ट्स के साथ साथ एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है जिसने विदेशी इन्वेस्टर्स के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों भारत का यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर के करोड़ों की डील करने वाले व्यापारी तक सब कुछ एक सेकंड्स के अंदर डिजिटल हो रहा है। विदेशी कंपनियों के सीईओज जब भारत आते हैं तो ये देख करके दंग रह जाते हैं कि कैसे एक आम आदमी एक सब्जी वाले को मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। ये डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, ये स्पीड विदेशी कंपनियों को ये भरोसा दिलाती है कि भारत का सिस्टम अब पहले जैसा सुस्त नहीं रहा। अब दोस्तों यहां फाइलें महीनों तक धूल नहीं फांकती हैं बल्कि सिंगल विंडो सिस्टम से रातों रात क्लियर हो जाती हैं। ग्लोबल ट्रेड के नियम बदल चुके हैं। अब वो जमाना गया जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पूरी दुनिया एक ही नियम पर चलती थी। आज का वक्त क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों का है। अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन पर नजर डालें तो वियतनाम और मैक्सिको जैसी कंट्रीज ने बहुत होशियारी से इस बदलाव को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने समय रहते अमेरिका और यूरोप के साथ में मजबूत व्यापारिक समझौते किए और पुरानी फैक्ट्री से निकलने वाली कंपनियों को अपने यहाँ जगह दे दी। एक वक्त लग रहा था कि शायद हम इस रेस के अंदर पीछे छूट गए हैं, लेकिन दोस्तों हमारी कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतिकारों ने जो जबरदस्त वापसी की है उसने वियतनाम और मैक्सिको की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिए हैं। हमारा स्केल, हमारा मार्केट साइज और हमारे टैलेंट पूल का वियतनाम जैसे छोटे देशों के पास में कोई मुकाबला नहीं है। वियतनाम और मैक्सिको को छोड़िए, आज हमारे खुद के राज्यों के
बीच में एक ऐसी होड़ मची है जो पहले कभी नहीं देखी गई। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य किसी छोटे मोटे देश से कम नहीं हैं। ये राज्य विदेशी निवेश को खींचने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। कोई सस्ती जमीन दे रहा है, कोई 24 घंटे बिजली की गारंटी दे रहा है, तो कोई टैक्स में भारी छूट दे रहा है। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दोस्तों, विदेशी कंपनियों के लिए ये एक बुफे सिस्टम जैसा हो गया है, जहां वो अपने हिसाब से बेस्ट राज्य चूज कर सकती हैं। जब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स खुद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स करके दुनिया भर के उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने लग जाएं, तो दोस्तों समझ जाइए कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के इस तूफान में एक और सेक्टर ने अपनी दमदार एंट्री मारी है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरानी के अंदर डाल दिया है। वो है हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोस्तों, एक वक्त था जब हम अपनी सेना के लिए छोटी छोटी राइफल से लेकर के लड़ाकू विमानों तक के लिए रसिया और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे। आज हम ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे पावरफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आर्मेनिया जैसे देश हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम्स और आर्टिलरी गन खरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बने डिफेंस कॉरिडोर्स विदेशी हथियारों की कंपनियों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो दोस्तों सोच लीजिए, जो देश हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, वो आज दुनिया के रक्षा बाजार में एक बहुत बड़ा सप्लायर बन रहा है। दोस्तों, क्या यह एक नए ग्लोबल सुपर पावर के उदय का संकेत नहीं है? यस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट एक बहुत ही गहरी और गंभीर बात भी कहती है, जिसे हम बहुत ध्यान से समझ पाएंगे। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ दूसरे देश का पतन और विदेशी बाजारों तक हमारी पहुंच हमें रातों रात सफल नहीं बना सकती है। पिछले एक दशक का इतिहास गवाह है कि हमारे सामान के एक्सपोर्ट में उस रफ्तार से बढ़ोतरी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धी बनाने से है। जब कोई विदेशी कंपनी अपना अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट लगाती है तो वो एक एक पैसे का हिसाब करती है। हमें अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को ग्लोबल एवरेज के इक्विवेलेंट करना होगा। आज भी हमारे सामने बेहद मजबूत दीवारें खड़ी हैं, जिन्हें गिराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत हमारा सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसके अलावा कई जगहों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां, सरकारी नियमों का पालन करने की उलझा देने वाली जटिलताएं और महंगी बिजली हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से निखरने से रोक रही हैं। अगर हमारे कारखाने को दुनिया से लड़ना है तो उन्हें लगातार सस्ती बिजली और बिना किसी लाल फीताशाही के काम करने की आज़ादी चाहिए। लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने कामगारों को स्किलिंग के ऊपर दिन रात एक करना होगा, क्योंकि जब तक हमारा एक मजदूर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तब तक विदेशी कंपनियों का भरोसा जीतना मुश्किल होगा। दोस्तों, लेबर कानूनों के अंदर सुधार एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे हमें तोड़ना ही होगा। विदेशी कंपनियों को ऐसा माहौल चाहिए जहां वो काम के घंटों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ढाल सकें। हमारे कुछ राज्यों ने इस डायरेक्शन के अंदर कदम जरूर उठाए हैं और एप्पल के सप्लायर्स के लिए नियमों के अंदर ढील भी दी है, लेकिन इस पूरे देश में लागू करना बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अगर हम इस चुनौती से पार पा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का बॉस बनने से नहीं रोक सकती है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया का पैसा बहुत डरपोक होता है। वो वहीं जाता है जहां उसे मुनाफे के साथ साथ स्थिरता दिखती है। दोस्तों, चाइना प्लस वन का ये मौका इतिहास में पीढ़ी में सिर्फ एक बार आता है। और दोस्तों, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो ऐतिहासिक आर्थिक मौका पड़ोसी मुल्क को 1990 और 2000 के दशक के अंदर मिला था, उसने उसे एक गरीब देश से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। आज बिल्कुल वैसा ही मौका हमारे दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है। अगर हम इस मौके को भुनाने में कामयाब रहे तो देश में लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार छप्पर फाड़ करके बाहर आएगी और हम सच में एक ऐसी ग्लोबल सुपर पावर बन जाएंगे जिसके बिना दुनिया का कोई भी देश सांस नहीं ले पाएगा। अगर हम अपनी नीतियों में लगातार सुधार करते रहे, अपनी कमियों को दूर करते रहे और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी को अपनाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की हर बड़ी मशीन, हर बड़ा गैजेट और हर ज़रूरत का सामान बड़े गर्व के साथ में मेड इन इंडिया होगा।
दोस्तों ये एक लंबी रेस है और हमने अभी सिर्फ दौड़ना शुरू किया है। हमारी इस जबरदस्त आर्थिक छलांग को देख करके दुनिया की कई बड़ी ताकतों के माथे पर पसीना आ चुका है। उन्हें डर सता रहा है कि अगर भारत ने इस रफ्तार को कायम रखा तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वो ग्लोबल ट्रेड की डायरेक्शन चेंज कर देगा। दोस्तों आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों।